स्वागत है साथियों फिर से हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आनंद राजदानंद और आज हम इस मैथ पेडागोजी के सीरीज में चैप्टर 2 लेके आए हुए हैं और उस चैप्टर 2 का नाम है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, है ना। तो एक चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम की पाठचर्या में, है ना। पाठचर्या में गणित का क्या स्थान है इस पर हम लोग बात करते हैं। तो साथियों हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं और चलिए, और यहाँ से जाने से पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मोर अपडेशन आपके पास पहुंचे, हमारी हम लोग जो नई वीडियोज आएगी वो आपके तक पहुंच पाएगी। तो साथियों, और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपने 10 दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी लाभप्रद महसूस करें अपने आप को, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर चैप्टर जो सीटेट का है और उस चैप्टर का नाम है द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। एक बार देख लेते हैं चीजें कट तो नहीं रही है। चलिए, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से आ रही है। आइए हम लोग बात करते हैं, मतलब इसका अगर हिंदी अनुवाद हम बात करें तो लिखेंगे कि पाठचर्या में, है ना, पाठचर्या में गणित का स्थान। पाठचर्या में गणित का स्थान कहाँ है, कैसे है, उससे हम लोग बात करते हैं। अगर साथियों बात करें गणित की, तो गणित की प्रकृति आपने पहली ही वीडियोस में बात करी है। हमने 2-2.5 घंटे की वीडियो थी, वहाँ पे आपको जबरदस्त हमने बात करी है। आप अगर नहीं देखे हमारे इस वीडियोस को तो डिस्क्रिप्शन में उसकी हम लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। चैप्टर 1, है ना। चैप्टर 1 के 2 पार्ट है, एक में हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस करी है और दूसरे पार्ट में हम लोग जो है पहले थ्योरी दी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन भी कर दिया। आप देख लीजिएगा और मेरा वादा है कि अगर आप अच्छे से देख लेते हैं सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 और द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। और गणित की क्या स्थान है पाठचर्या पे अगर हम लोग बात करें तो गणित की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी कक्षा कक्ष में, कहीं भी, क्योंकि गणित से ही बच्चों में एक पोटेंशियल आती है। गणित अगर किन्हीं की अच्छी है तो अपने दैनिक जीवन में उसको इस्तेमाल करके वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। गरीबी खत्म हो जाती है अगर गणित अच्छा किन्हीं का हो जाए तो। कहने का तात्पर्य है कि द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम क्या स्थान है, तो इसकी स्थान सर्वोच्च सिंहासन पर होनी चाहिए। गणित एक ऐसा विषय है जो बच्चों में पूर्णतः, मुख्य उद्देश्य इसका यही होता है कि बच्चों में अच्छी अवधारणाओं का विकास कैसे करी जाए, अच्छी संप्रतियों की विकास कैसे करी जाए, और चीजें बहुत है इसमें, है ना। तो अच्छे विकास करने के लिए हम यहाँ पे जो टॉपिक कुछ लेंगे, कुछ थ्योरीज को लेंगे और इस चीजों को देखते हैं। तो इसमें जानने से मैं बता दूं कि एक ब्लूम टैक्सोनॉमी हमने पहले ही बात करी है, तो यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, वो होगा हमारा वैन हिलेस का लेवल देख लेंगे हम लोग यहाँ पे। गणित की स्थान में चूंकि बहुत सारे टॉपिक आएंगे तो इसमें से एक टॉपिक होता है ज्योमेट्री। हमने सिर्फ यहाँ पे ज्योमेट्री को पढ़ाऊंगा कि ज्योमेट्री को टीचिंग कैसे करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट मैपिंग, हाउ कंसेप्ट मैपिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस एंड द स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन और द टीचर्स, है ना, बोथ फॉर द बेनिफिशियल। कैसे होता है उन चीजों में बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पाठचर्या में गणित के स्थान की बहुत बड़ी स्थान है, हम लोग व्यापक स्थान है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक को ही सीमित करके रखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी सीटेट एग्जाम पास करने से है। और अगर जब हम जेटेट या यूपीटेट पढ़ाएंगे उसमें इस टॉपिक को हम बड़ा गहनते से टच करेंगे, लेकिन उनको अभी सीटेट सिर्फ टच करना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बात करके हम यहाँ से खत्म कर देंगे, है ना। आइए हम लोग बात करते हैं वैन हिलेस लेवल, है ना। वैन हिलेस लेवल, देखिए वैन हिले जो है एक ऐसे दाम्पत्य रहे हैं, वैन हिले साहब लोग, है ना। ये पति पत्नी का जोड़ा था, इन लोगों ने ऑब्जर्व किया बच्चों के ऊपर में और फिर ये थ्योरी दी है। तो ये बताते हैं कि बच्चों में कैसे जो ज्योमेट्री जो है समझ स्थापित होती है और इसकी जानकारी हर शिक्षकों को होनी चाहिए। अगर हर शिक्षकों की पढ़ाने की इस टॉपिक को अगर वन हिलेस लेवल का अगर नॉलेज उनके पास है तो वो ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं।
हम ध्यान दीजिएगा, हम पाठचर्या गणित के स्थान में सिर्फ और सिर्फ हम 2-3 टॉपिक को टच करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। है तो ये व्यापक सब्जेक्ट है ना, व्यापक टॉपिक है, इन हम लोग सीमित में बात करेंगे। तो वैन हिलेस लेवल को बात करते हैं। वैन हिलेस लेवल एक ऐसे दाम्पत्य हैं जो कि बच्चों को अवलोकन किए और थ्योरी को दिए हैं। इन्होंने देखा कि बच्चे जो है किस प्रकार से किसी वस्तु, विषय वस्तु की संप्रतियां, अपनी अवधारणाओं का निर्माण अपने मन मस्तिष्क में करता है, उन चीजों को इन्होंने देखा और इन्होंने जो है कुल मिला के 5 प्रकार के स्तर की बात करी है, लेवल पर बात करी है। 5 लेवल की इन्होंने बात करी है और फर्स्ट लेवल जो है वो है हमारा विजुअलाइजेशन, है ना, क्या है, विजुअलाइजेशन, और वो है चाक्षुषीकरण, इसको हिंदी में कहते हैं चाक्षुषीकरण। एक एक करके सब समझते चलेंगे। चाक्षुषीकरण क्या है, बच्चे यहाँ पे जो सबसे लोअर लेवल के बच्चे होते हैं, लोअर लेवल का मतलब है कम उम्र के बच्चे होते हैं, और यहाँ बच्चे हर चीजों का निर्माण जो है वो वस्तुओं को देख के अपने मन मस्तिष्क में वो डालते हैं। जैसे बच्चे अगर ज्योमेट्री की बात करें, मान लिया जाए उनके पास ये है, क्या है ये, मान लिया सर्किल, उसको सीखना था, आप उनसे जब पूछेंगे बताएगा ये कैसे जैसा है, तो रोटी की तरह है, ये किसके तरह है, तो बोलेगा समोसा की तरह है। तो बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे, और यही करते हैं क्योंकि बच्चों के सामने कोई भी चीज का विकास होता है तो वो होता है व्यवहारगत विकास होता है। बच्चे जो चीज देखते हैं, जो चीजें जानते हैं, देखे तो उसी चीज को वो जानते हैं, उसका नाम देते हैं। तो बच्चों के पास रोटी सहजता से आती है, और रोटी के माध्यम से बच्चा सर्किल सीख लेता है, समोसा के माध्यम से बच्चा जो है ट्रायंगल सीख लेता है, वही बुक के माध्यम से बच्चा क्या सीख लेता है, तो एक रेक्टेंगल सीख लेता है। तो ये हमारा चाक्षुषीकरण है। चाक्षुषीकरण क्या है, यहाँ पे बच्चे जो है उसकी रियल लाइफ में जो चीजें होती है उन चीजों को जानते हैं, देखते हैं और फिर उसका नामकरण करते हैं। तो ये चाक्षुषीकरण है। यहाँ बच्चा देखते हैं तो इस चीजों को सीख पाते हैं, नहीं देखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो आइए दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूसरा है हमारा एनालिसिस। एनालिसिस इसको हम लोग कहते हैं विश्लेषण। और ये विश्लेषण क्या है, अगर हम लोग बात करें साथियों, तो बच्चा यहाँ पे ना विशेषता बता पाता है। जैसे ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्यादा समझ स्थापित नहीं हो पाई है, ये सिर्फ देखा और चीजों को नाम दे दिया। अगर वो देखेगा गोल जैसा, पूछेगा आप बाबू देखो देख किसी का फिगर, बोलेगा ये तो गेंद है। बच्चों में इस तरह के विकास होती है और इस तरह का विजुअलाइजेशन होता है, चाक्षुषीकरण होता है। अब अगर बात करें विश्लेषण, तो विश्लेषण को ऐसे समझिएगा, बच्चा यहाँ पे ना उसकी विशेषता को बतला पाता है। जैसे ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की विशेषता बता देगा बच्चा कि इसके एंगल्स, सभी एंगल्स के सम कितने होते हैं, बता देगा 180 होता है। इसके 3 साइड्स होते हैं। रेक्टेंगल के कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। ईच एंगल्स 90 डिग्री होता है। ये सारा उसकी विशेषता बच्चा बता पा रहा है। अगर वैसा बच्चा जो विशेषता बता पाता है उसको लोग विश्लेषण करते हैं। और अगर तीसरी बात करें तो वो होता है, तीसरा जो होता है इनफॉर्मल डिडक्शन, है ना। और इसको कहते हैं अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन, अब ध्यान समझिएगा, यहां बच्चा विश्लेषण के ही आधार पर निष्कर्ष निकालता है। चाहे निष्कर्ष गलत हो या सही हो, लेकिन वो निष्कर्ष देता है। और निष्कर्ष यहाँ पे देता है, उनके गुणधर्म को, खुद से गुणधर्म का निर्माण करता है, और जो विशेषता निकाला उससे वो रिलेशन, संबंध स्थापित करता है। तो जैसे मान लिया जाए, मैं उदाहरण दूं कि बच्चों को बोलेगा कि ये देखिए तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वह स्वयं से क्या करेगा, इसका एक प्रूफ निकाल देगा, चाहे प्रूफ गलत हो या सही हो। तो उनको लगेगा कि सभी ट्रायंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एक लाइन का भी जो एक पॉइंट पे बनाए गए सभी कोनों का सम 180 डिग्री होता है। कहीं ना कहीं वो रिलेट कर पाता है इस चीजों को। इससे जब रिलेट कर ले, हम लोग बोलेंगे अनौपचारिक निगमन है। समझे। तो यहाँ अनौपचारिक निगमन क्या है, तो विशेषता के आधार पर, जब उसकी विशेषता के आधार पर जब वो तर्क दे देता है, तर्क सही हो ना हो मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर वो तर्क दे देता है उसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, तो चौथा है फॉर्मल डिडक्शन, है ना।
चौथा फॉर्मल डिडक्शन है, तो लिखिएगा औपचारिक निगमन। बच्चा यहाँ पे विशेषता के आधार पे साथ ही साथ संबंध भी स्थापित करता है, लेकिन एक कुशल मार्गदर्शक के सहयोग से इसका जो प्रूफ होता है वो रियल प्रूफ दे पाता है। बच्चा यहाँ पे क्या कर पाता है, अच्छा निष्कर्ष दे पाता है, जो वास्तव में वो प्रूफ जो होता है बड़ा ही तर्कपूर्ण होता है, उसको कहते हैं फॉर्मल डिडक्शन। फॉर्मल डिडक्शन में क्या करता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रूफ देता है। यहाँ पे प्रूफ वो अपने वैकल्पिक अवधारणाओं के आधार पर देता है, गलत सही जो भी होता है वो मनगढ़ंत चीजें बना देता है अनौपचारिक निगमन में, लेकिन औपचारिक निगमन में यह स्टैंडर्ड प्रूफ देता है। मतलब जो सत्यापन करता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम का रियल में प्रूफ कर पाता है, उसको कहते हैं फॉर्मल डिडक्शन। और पांचवा है रीगर, है ना, रीगर, जिसको कहता है हम लोग दृढ़ता। दृढ़ता, अब यहाँ पे चीजें क्या है कि ये दृढ़ता क्या होती है, तो ये सबसे उच्च स्तरीय जो है, ये क्या है, सबसे उच्च स्तरीय स्तर है, उच्च स्तर के हैं ये, और इसमें हायर लेवल होता है। और यहाँ बच्चा जो है ना, यह नए नए चीजों का निर्माण करता है। यहाँ पे बच्चों के पास क्रिएटिविटी होती है, और उन क्रिएटिविटी के आधार पर बच्चे नई चीजों का निर्माण करता है, और दृढ़ता की वजह से बच्चे मैथमेटिशियन बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इस प्रकार से चीजें बनते हैं लोग। तो ये चीज आपको बात में समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिएगा, विजुअलाइजेशन में क्या होती है, तो बच्चे चीजों को देखते हैं और देख के उसकी संक्रियाएं करती है, तो उसको हम लोग कहते हैं चाक्षुषीकरण। जैसे सर्किल तो रोटी से वो तुलना करता है, समोसा को वो ट्रायंगल से तुलना करता है। वहीं अगर बात करें स्फेयर को, तो बच्चा उसको लड्डू से जो है बताता है, अगर रेक्टेंगल हो तो उसको वो किताब की तरह नजर से देखता है। मतलब वो चीजें जो सामने होती है उससे वो सीखता है। दूसरा हमने बताया एनालिसिस, बच्चा यहाँ पे विशेषता बता पाता है कि इसमें साइड्स कितने हैं, एंगल्स कितने हैं, ये सारी चीजें बात कर पाता है। तीसरा क्या, इनफॉर्मल डिडक्शन, तो यहाँ बच्चा विशेषता के आधार पर जो है एक तर्क देता है, चाहे तर्क गलत हो या सही हो, सही हो, मनगढ़ंत एक तर्क बनाता है, उसको कहते हैं अनौपचारिक निगमन। वहीं बच्चा जब एक अच्छा स्टैंडर्ड प्रूफ दे दे, अच्छा सा उसका प्रूफ दे दे, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड डिडक्शन। रीगर होता है, यहाँ पे बच्चे में सृजन की भाव होती है, यहाँ बच्चा नया नया ट्रिक्स बनाता है, नए नए नियम बनाते, नए सिद्धांत बनाते हैं। यहाँ के बच्चे जो पाए जाते हैं, जिसमें दृढ़ता पाई जाती है, रीगर पाई जाती है, वह बच्चा मैथमेटिशियन होता है, गणितज्ञ होता है, साइंटिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम लोग, ये बात साथियों आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, हम जैसे बात बोलेंगे पाठचर्या में जो है गणित का क्या स्थान है, तो स्थान यहाँ पे हम लोग दो तीन ही चर्चा करेंगे। एक थ्योरी के आधार पर देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं कंसेप्ट मैपिंग, है ना। एक टॉपिक देखते हैं हम लोग कंसेप्ट मैपिंग, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट मैपिंग होता क्या है। गणितीय संकल्पना मानचित्र, एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, गणितीय, है ना, गणितीय संकल्पना मानचित्र। इसको कहते हैं हम लोग कंसेप्ट मैपिंग इन मैथ्स। कंसेप्ट मैपिंग के ज्ञान हर एक शिक्षकों को होने चाहिए, हर एक बच्चों को होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए भी फायदेमंद है, बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। और ये कंसेप्ट मैपिंग है क्या, जो भी आइडियाज या कंसेप्ट है उसको एक शॉर्ट में एक जगह पे लिखना ही कंसेप्ट मैपिंग कहलाता है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और ये इसकी बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। पहले समझते हैं कि कंसेप्ट मैपिंग होता है क्या। जैसे मान लिया जाए बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं प्लांट्स, एक उदाहरण देते हैं, मान लिया जाए बच्चों को पढ़ा रहे हैं प्लांट्स, तो प्लांट्स जब पढ़ाए तो प्लांट्स को हम लोग देखिए कितने प्रकार के हैं, प्लांट्स कितने प्रकार के हैं, तो प्लांट्स के टाइप को पढ़ा देंगे। जिसमें एक होता है हमारा, मतलब थोड़ी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स देखते हैं ना, अच्छा समझ में आया। एक एनिमल्स देते हैं, एग्जाम्पल आपको हम एनिमल्स देते हैं। एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन प्रकार के होते हैं तो बात को समझिएगा। तो एक होता है ओमनीवोरस, ना तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहले बोलिएगा कि देखिए सब तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वाइल्ड एनिमल, है, वही दूसरा होता है पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल, जिसको हम लोग पालते हैं।
इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। वाइल्ड एनिमल में सभी कार्निवोरस ही नहीं पाया जाता है, मांसाहारी के साथ शाकाहारी भी पाया जाता है, वही डोमेस्टिक एनिमल में भी शाकाहारी मांसाहारी पाया जाता है। इस तरह से बांट देते हैं और चीजों को ये समझते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग। एक छोटा सा और कंसेप्ट मैपिंग लेते हैं। मान लिया जाए बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं नंबर्स, बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं नंबर्स, तो देखिएगा नंबर्स कैसे पढ़ाते हैं, कंसेप्ट मैपिंग आना चाहिए हम लोगों को। कंसेप्ट मैपिंग में देखिए नंबर कितने प्रकार के हो गए हैं, तो कहते हैं दो प्रकार के नंबर है, एक है रियल नंबर, तो दूसरा है मेरा इमेजिनरी नंबर है। आप पढ़े होंगे मैथ्स में, इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर के कितने पार्ट हैं, तो बोलिएगा सर देखिए एक नेचुरल नंबर पाया जाता है, एक होल नंबर पाया जाता है ना, एक इंटीजर पाया जाता है। मतलब ये समझ पा रहे होंगे, कंपोजिट नंबर पाया था। इस तरह से जब कंसेप्ट एक जगह पे लिखते हैं शॉर्ट में, उसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग इन मैथ्स। समझ के बात को, जब गणितीय संक्रियाओं को जब एक छोटे से जगह पे संक्षिप्त में लिखा जाए उसको कहते हैं कंसेप्ट मैपिंग इन मैथ्स। इसके एडवांटेजेस की सबसे क्वेश्चन जो आता है एडवांटेजेस से आता है। अब देखिए ये चीज देने से बच्चों में ना क्या होता है, तो कंक्रीट अनुभव देता है, मतलब मूर्त अनुभव देता है, तो कंक्रीट एक्सपीरियंस देता है। कंसेप्ट मैपिंग क्या देता है, तो लिख लीजिएगा, कंसेप्ट मैपिंग बच्चों को एक कंक्रीट एक्सपीरियंस देता है, मूर्त अनुभव देता है। वही बच्चे इससे विजुअलाइज करके, चाक्षुषीकरण करके, देख के अच्छे से चीजों को, विषय वस्तु को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या कर पाते हैं, तो अपने माइंड को करेक्ट कर पाते हैं, इनके सारे पक्षों के साथ में अपने माइंड को करेक्ट कर पाते हैं। ये गणितीय संकल्पनाएं या मानचित्र जो है ये शिक्षकों के लिए भी मददगार है और बच्चों के लिए मददगार है। शिक्षकों के लिए मददगार कहाँ पे है, एडवांटेजेस में देखेंगे आप, तो संकल्पना मानचित्र शिक्षकों के लिए उसकी लेसन प्लानिंग में हेल्पफुल होती है। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों के लिए जो है एग्जाम से पहले लास्ट टाइम में पढ़ने में काम करती है, जो कि शॉर्ट मेमोरी के लिए, शॉर्ट टाइम में याद रखने के लिए कंसेप्ट मैपिंग बहुत अच्छा होता है। और ये एक प्रकार का फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत हेल्पफुल है, लेकिन सबमेटिव असेसमेंट में, योगात्मक आकलन में इसका बड़ा योगदान नहीं होता है। तो साथियों हमने दोनों टॉपिक को पढ़ा, वीडियो बड़ी ना हो जाए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर। साथियों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगली वीडियोस जो आएगी और वहां पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक ऐसा करते हैं कि हम लोग क्वेश्चन आंसर भी सॉल्यूशन कर ही लेते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन कर लेते हैं साथ में, क्योंकि वीडियोस बड़ी ना हो जाए तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 18 मिनट ही हुआ है, तो ऐसा करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं और क्वेश्चंस बड़ा ही अच्छा रहेगा, प्यारा रहेगा। तो आइए चीजों को हम लोग देखते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए इनसे संबंधित चीजों को, क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, टॉपिक के साथ साथ आंसर भी, क्वेश्चन भी इसमें सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो एक बार हम मेरे पास क्या है, मेरे पास प्रिंटेड नोट्स है। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। यह वैन हिले के अनुसार ज्यामिति के किस स्तर पर है। देखिए देखने के पर आधारित है, दिखावट के आधार पर आधारित है। विजुअलाइजेशन हो गया, जो कि 1 नंबर ऑप्शन चल जाएगा इसका, है ना, विजुअलाइजेशन स्टेज है, विजुअलाइजेशन स्टेज है, क्योंकि यहाँ बच्चे किस पे आधारित है, दिखावट के आधार पर वर्गीकृत कर रहा है। बच्चा देख देख के चीजों को वर्गीकृत कर रहा है, क्या हो गया, तो मानसिक चित्रण स्तर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो विजुअलाइजेशन स्टेज करते हैं इंग्लिश में ना, इंग्लिश नाम जरूर लिखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वो है। तो देखिए वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित व वर्गीकृत कर सकते हैं वह बच्चा किस लेवल का है, तो वह विजुअलाइजेशन लेवल का है। आपको बोलो देखने से संबंधित चीजें होगा तो वो हमारा हो जाएगा चाक्षुष से संबंधित, मतलब कि मानसिक चित्रण से संबंधित, है ना। तो ये बात समझिएगा। यहाँ पे लेवल को हमने 1 से लिखा है, लेकिन बहुत सारे बुक में लोग 0 से भी लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 हो जाएगा, और हमने 5 करके लिखा, से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं और वह भुजाओं की संख्या के आधार पर
बहुभुजाओं को वर्गीकृत करता है और यह बच्चा वर्णहीले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है। तो देखिए ये बच्चा क्या कर पा रहा है, वर्गीकरण क्या कर रहा है, तो वर्गीकृत कर रहा है किसके आधार पर, तो भुजाओं की संख्या के आधार पर। जब ये वर्गीकृत कर रहा है उसकी विशेषता बतला रहा है, ये एनालिसिस कर रहा है, इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि थ्योरी आपने देखा सुना होगा अच्छे से, तो आप कर सकते हैं इसको। चौथा नंबर है कि एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। वो पहचान रहा है उसको, है ना, उसके पास बहुत सारा फिगर्स हैं, उसमें से एक को पहचानता है कि यह आकृति वर्ग है और यह वर्णहीले के अनुसार कैसा है, तो ये भी विश्लेषण ही है। विद्या 5वां क्वेश्चन देखिएगा, मतलब 4 का आंसर 3 हो गया। तो विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियों खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। इस केस में वर्णहीले के विचार के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर है। क्वेश्चन को समझिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, देखना ध्यान से समझिएगा। विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन बिटवीन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल इसके बराबर होता है। कहता है कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहता है। वे कई आकृतियों खींचते हैं, वो कई प्रकार के आकृतियों का निर्माण करता है और फिर जो है सम्मुख कोणों का समान मापन करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है हमारा अनौपचारिक निगमन। क्यों कि औपचारिक रहेगा तो ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकेगा, अपनी समझ को अच्छे तरह से कर पाएगा। लेकिन यूसुफ खुद वो कंफ्यूज है और कंफ्यूज होने के लिए चीजों को बार बार चीजों को देख पा रहा है, इसीलिए इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन में, क्या ऑप्शन तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन चला जाएगा इनफॉर्मल डिडक्शन। देखिए कितने नंबर पर है, तो वो है हमारा कितने नंबर पे, 3 नंबर पर इनफॉर्मल डिडक्शन लेवल, तो इसका 3 नंबर आंसर चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू क्लेरिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के आधार पर, तो प्रॉपर्टी के आधार पर क्या कर रहा है कि क्लासिफाई करने के लिए कहा जा रहा है। एंड दिस स्टूडेंट्स आर एट व्हिच लेवल ऑफ द वर्णहीले ज्योमेट्रिकल थॉट। तो बच्चा किस आधार पर है, तो ये भी अनौपचारिक निगमन पर है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 7वां और 8वां का आंसर आप भेज दीजिएगा, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं और ऑप्शन में भी इसकी चर्चा करे हैं। तो 7 और 8 का ऑप्शन आप हमारे यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, देखते हैं कि आप सही दे पाते हैं कि नहीं, बाकी वहीं पे आपको हम आंसर दे देंगे। तो साथियों ये हो गया, और एक और भी कर लेते हैं कंसेप्ट मैपिंग के सवाल को। तो आइए कंसेप्ट मैपिंग के सवाल की ओर आते हैं, और कंसेप्ट मैपिंग का सवाल आपके स्क्रीन पर है और मेरे कॉपी पर है। तो आइए कंसेप्ट मैपिंग भी देख लेते हैं। कंसेप्ट मैपिंग होता क्या है इसकी हमने बात करी है। तो आइए, 1 नंबर है कि संकल्पना मानचित्र डैश के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो आपको बताया था कि पाठ की योजना के लिए क्या जाता है, लेसन प्लानिंग के लिए क्या जाता है, रिवीजन फॉर लेसन को याद रखने में इस्तेमाल की जाती है कंसेप्ट मैपिंग को। पाठ का योगात्मक आकलन असेसमेंट, देखिए समेटिव असेसमेंट के लिए नहीं करी जाती है, लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए करी जाती है, मतलब पाठ के रूपात्मक आकलन के लिए की जाती है, वही पाठ के योगात्मक आकलन के लिए नहीं की जाती है। तो याद रखिएगा 1 का 3 आंसर चला जाएगा, क्योंकि कहता कि कौन प्रयोग नहीं होता है, तो पाठ के योगात्मक आकलन प्रयोग में नहीं आते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कहता व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंसेप्ट मैप। कंसेप्ट मैप के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन इज कंसेप्ट मैप्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली। सिर्फ शिक्षकों द्वारा ही निर्मित करी जानी चाहिए, ये गलत है। बच्चे भी कर सकते हैं, शिक्षक भी कर सकते हैं। तो 2 का आंसर बता कौन सा गलत है, तो 1 नंबर ही गलत है। 3 नंबर आइए, क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मैपिंग इन मैथमेटिक्स। तो कहता है कि मैपिंग इन मैथमेटिक्स का कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। मैपिंग प्रमोट्स प्रोपोर्शनल रीजनिंग, बिल्कुल मैपिंग से हमारा रीजनिंग भी तैयार होता है, तर्क भी बढ़ती है, सही बात उन्होंने कही है। 2 नंबर कहता है कि मैपिंग इज नॉट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। नहीं, कंसेप्ट मैपिंग इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिकल करिकुलम। अभी टॉपिक ही आपको 2 पढ़ा देते हैं कि करिकुलम ऑफ मैथ्स, है ना, प्लेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम। तो पाठचर्या में गणित की क्या स्थान है, इसी चैप्टर में तो आपको पढ़ाए हैं।
तो ये तो 2 नंबर बोलता है कि नहीं है, मतलब प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। गलत बात है, एकदम है। मतलब कि बोलता है कौन सा नहीं है, तो 2 नंबर नहीं है, मतलब सही है। तो 2 नंबर आंसर आपका चल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जो कि फिगर पे आपका है, और एक बार इसका कमेंट करके आप आंसर को लिखिएगा और आपको बताते हैं कि इससे क्या टू बी कवर्ड इन द यूनिट। 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए चीजों को यही पे रखते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। और साथियों, अगर हमारे इस चैनल आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, हम लोग मिलते हैं चैप्टर 3 मैथ्स पेडागोजी का। और चैप्टर 3 कौन सा है, तो चैप्टर 3 जो भी है देख लेंगे। और मेरे को जहाँ तक याद है कि एरर्स ना, द प्लेस वैल्यू एरर्स वगैरह सब कुछ उसमें है। तो हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड पर, बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।